पहले हम वायरसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस होते हैं नॉन सेलुलर, सब माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है सिर्फ उसी की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ये इंटायरली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर। कि अगर कोई सेल्स है, कोई भी प्लांट्स है, कोई एनिमल्स है, उसकी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? मेनली सेल से बनी होती है। तब जब कोई वायरस आता है, जैसे समझ लो ये वायरस है एक, ठीक है, ये वायरस आया, ये किस पे मतलब इसी के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर ट्रांसफर करेगा। और इसी की जो सेलुलर मशीनरी होगी उसी से जो भी कंपोनेंट्स वगैरह इसने यूज करने हैं अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, वो सेल के अंदर से यूज करता है। तो ये मेनली डिपेंड किसके ऊपर करता है? अपनी होस्ट सेल के ऊपर। तो इसीलिए हम कहेंगे ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब कि इंटायरली डिपेंड करता है किसके ऊपर? अपनी होस्ट होस्ट के ऊपर, जिसके जिसके ऊपर भी ये ग्रो करेगा। होस्ट पैरासिटिक एंटिटीज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीनेशियस कवरिंग। अब प्रोटीनेशियस कवरिंग का मतलब क्या? कि जैसे ये देखो, ये एक वायरस है, ये मैंने एक वायरस की स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है। इसके अंदर क्या पड़ा है? इसका जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? आरएनए भी हो सकता है। और क्या हो सकता है वो डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। और उसके अलावा क्या होती है वायरस के पास? नेक्स्ट जो होती है, जो इसकी कवरिंग होती है, वो किससे बनी होती है? वो मेनली प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन आपको पता है, जो प्रोटीन की चेन्स बनती हैं वो किससे बनती हैं? अमाइनो एसिड से। तो इसने लिखा लिखा है इंटायरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीनेशियस कवरिंग अराउंड सेंट्रल न्यूक्लिक एसिड। जो सेंटर में न्यूक्लिक एसिड है उसका, वो डीएनए भी हो सकता है या आरएनए, उसके अराउंड होती है। विद न्यूक्लिक एसिड बीइंग इन्फेक्टिव। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही इन्फेक्टिव होता है, वही मेनली क्या करता है? ग्रो करता है किसी भी होस्ट प्लांट के अंदर जाके, किसी भी होस्ट सेल के अंदर जाकर। एंड हुज रेप्लिकेशन अकर्स ओनली इन लिविंग सेल। रेप्लिकेशन का मतलब कि उसकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी जो कॉपीज बनती हैं, वो किसके अंदर बनती हैं? लिविंग सेल के अंदर बनती हैं, लिविंग होस्ट सेल। एट द एक्सपेंस ऑफ दोज सेल। वो उसी जो सेल्स होता है उसी को मतलब कॉस्ट, उसी को नुकसान पहुंचाता है, उसी के एक्सपेंस पे ही क्या करता है? वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने आप की रेप्लिकेशन करता है, अपने नंबर बढ़ाता है। क्लियर है सभी को डेफिनेशन जी? यस। Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। जनरल करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले बात आ गई, ऑल वायरसेस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब मैंने आपको बताया कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो इंटायरली डिपेंड किसके ऊपर करेगा? होस्ट के ऊपर। एक एक हमने बात पढ़ी थी फैकल्टेटिव, ठीक है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब क्या था? फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैथोजन है, वो क्या वो आधे टाइम तो अपनी लाइफ के क्या करता है? वो मतलब होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और हाफ टाइम किस अपने आप मतलब अपना फूड, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको बना लेता है। तो उसको हम कहते हैं फैकल्टेटिव, जो अपना बिहेव चेंज करता है। ओब्लिगेट का मतलब कि इंटायरली डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर। दे मल्टीप्लाई ओनली विद इन होस्ट सेल। ये सिर्फ वायरसेस क्या करते हैं? सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं। एंड रिमेन इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल। जो होस्ट सेल के बाहर क्या होते हैं? ये मेनली इनर्ट होते हैं, मतलब कोई एक्टिविटी शो नहीं करते। जब भी ये हो, अब कोई वायरसेस बाहर घूम रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब कि कोई एक्टिविटी शो नहीं करते। हमने क्या बात की कि वो जो सेल्स हैं सिर्फ उसी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के अंदर अपना नंबर बढ़ाते हैं। पर जब होस्ट के अंदर चले जा होस्ट से बाहर रहते हैं तो वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं, एक्टिव नहीं होते। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। बहुत ही छोटे होते हैं। एंड कैन ओनली व्यूड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरसेस क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या है? कि जो ये वायरस की जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसके अंदर है वो तो इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और इसकी जो बाहर वाली कवरिंग होगी उसको कहते हैं हम प्रोटीन से बनी होती है। तो दोनों को इकट्ठा करके हमने लिख दिया न्यूक्लियो प्रोटीन। क्लियर है बात ये? Yes, sir. Viruses are nucleoproteins.
प्रोटीनेशियस कोट को हम क्या कहते हैं, जो इसकी बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम कैप्सिड भी कह देते हैं। सराउंड्स द न्यूक्लिक एसिड, वो किसके इर्द गिर्द होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द सराउंड होती है। विच फॉर्म्स द सेंट्रल कोर ऑफ द वायरस, जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या करता है, वो सेंट्रल कोर फॉर्म करता है वायरस की। इस स्लाइड में किसी को दिक्कत हो? No, sir. कोई? नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आ गया, द वायरल जेनेटिक मटेरियल, द न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए। जो वायरसेस के अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है। द न्यूक्लिक एसिड, द टू न्यूक्लिक एसिड आर नेवर प्रेजेंट इन वन वायरस। सिर्फ एक ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, या तो वायरस, किसी वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक हो सकता है वायरस के अंदर। These are the nucleic acids of the viruses which are infectious and not the protein coat। वो कह रहा है कि जो वायरस होता है उसके जो अंदर वाला मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, सिर्फ वही इन्फेक्शियस एजेंट है, वही मल्टीप्लाई करता है होस्ट सेल के अंदर जाके, वही इन्फेक्शन कोज करता है। जो उसकी प्रोटीन कोट होती है वो इन्फेक्शन नहीं करती। ठीक है। वायरसेस आर सो मैन्यूट दैट दे कैन इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर। वायरसेस कहते हैं बहुत छोटे होते हैं, वो फिल्टर पेपर को ही पास कर जाते हैं, ऐसे फिल्टर को पेपर को पास कर जाते हैं जो जिसमें से क्या स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी पास नहीं हो पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि वायरसेस हैं जो, वो बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वायरसेस आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्शियस होस्ट। इन्फेक्शियस होस्ट से वो कह रहा है इजिली ट्रांसमिटेड हो सकते हैं कहाँ तक, दी हेल्थ वन थ्रू वेरियस एजेंसीज। अब जैसे क्या हुआ, जैसे एक सेल था, समझ लो ये एक लिविंग सेल था, प्लांट सेल था। ठीक है। प्लांट सेल, उसके ऊपर क्या क्या हुआ, यहाँ पे वायरस आया एक, उसने अपनी अटैचमेंट की, और जो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था वो उसने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। सेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपीज बनाएगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई करेगा। फिर क्या करेगा, धीरे धीरे, आपने दो साइकिल पढ़े ना, लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, वो फॉलो करता है। और जब क्या करेगा, इनका नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या कर जाएगा, ये ब्रस्ट कर देगा सेल को, ब्रस्ट करके इसमें से बहुत सारे, क्या ब्रस्ट करने से पहले क्या करता है, ये जो भी इनका जेनेटिक मटेरियल इसने मल्टीप्लाई किया है उसको क्या करता है, फिर कैप्सूल के अंदर ही जो कैप्सिड होता है उसके अंदर फिर पैक कर लेता है। ऐसे बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं। तो जब ये बहुत सारे वायरसेस सेल के अंदर भर जाते हैं तो क्या होता है, सेल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो सेल ब्रस्ट कर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं उस सेल के अंदर। फिर उसके साथ जो कोई और लिविंग सेल होगा, जो हेल्थी सेल होगा, उसके अंदर क्या करेगा, उसके ऊपर वायरस जाएगा, उसके ऊपर अटैच करेगा, तो यही प्रोसीजर फॉलो करेगा वो। ठीक है। और मेनली ये क्या बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू ट्रांसफर करता है वायरस। जैसे हो गया, जैसे इंसेक्ट हो गए, ठीक है ना, इंसेक्ट हो गए, या फिर वो हो गए वाटर हो गया, जैसे एनिमल्स हो गए, इनके ऊपर जैसे किसी भी एनिमल ने या किसी इंसेक्ट ने वहां पे टच करता है उस प्लांट सेल के ऊपर जहाँ पे वायरस ने इन्फेक्शन किया हुआ है, वहां से वायरस उसके साथ चिपक कर किसी और दूसरे लिविंग सेल के ऊपर चला जाता है। तो जो ट्रांसफर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एजेंसीज कहते हैं, जो मेनली ट्रांसफर करती हैं वायरसेस को। इस स्लाइड में किसी को दिक्कत हो जी? No, sir. नेक्स्ट आ जाता है, वायरसेस आर सो इन्फेक्टिव दैट देयर स्मॉल अमाउंट। वो कहता है कि वायरसेस अगर कम अमाउंट में भी हैं तो भी वो इन्फेक्शन कर कोज कर देते हैं, सक्सेसफुली इन्फेक्शन क्या कर देते हैं, कोज कर देते हैं। वायरसेस कैन इजिली बी क्रिस्टलाइज्ड। अब इसका मतलब क्या है कि एक साइंटिस्ट हुआ स्टेनले, उसने क्या किया था, मतलब वायरसेस को क्या किया था, जैसे बहुत सारे वायरसेस हैं किसी मिक्सचर में, जैसे ये मिक्सचर है कोई, है ना, ये बीकर है, उसके अंदर बहुत सारे वायरसेस हैं। उसको क्या किया उसने, आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया वायरसेस को। फिर क्या, उसको क्रिस्टेलोग्राफी एक टेक्निक होती है, ठीक है ना, उसके द्वारा उसको क्या किया, वायरसेस को ऐसे ना पेट्री डिश पे जमा के देख लिया। मतलब उसको ना जैसे एक तरह जेल की तरह जमा दिया था। तो वहां पे उसकी स्ट्रक्चर देखी गई, जैसे क्रिस्टल शेप की होगी, ठीक है ना, जैसे क्रिस्टल से होते हैं जो भी। तो उनको इजिली क्या कर सकते हैं, हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस। Viruses are considered to be host specific
वायरसेस क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब ये बात समझो, जैसे समझ लो ये एक सेल है, कोई भी लिविंग सेल है, प्लांट सेल, प्लांट सेल ए, ठीक है, और ये एक सेल और है, ये किसी और प्लांट के ऊपर सेल है, इसको हम कह देंगे बी प्लांट सेल, ठीक है। अ, अब ए प्लांट सेल में क्या है, जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, बी से डिफरेंट है, ठीक है ना। तो क्या होगा, मतलब अगर वायरस इसके ऊपर अटैच भी, कोई एक वायरस आया, वो क्या हुआ, इसके ऊपर भी अटैच किया और इसके ऊपर भी अटैच किया। जरूरी नहीं है कि अगर वायरस ने अटैच कर दिया तो वो उस सेल को इन्फेक्शन कर ही देगा। अब क्या होगा, मतलब वायरस ने इसके अंदर अपना मटेरियल ट्रांसफर किया, जो जेनेटिक मटेरियल था, या इसके अंदर किया, तो इस जिसके भी अंदर कंपैटिबल डीएनए होगा, मतलब कंपैटिबल मशीनरीज होगी इसके अंदर, ठीक है ना, कंपैटिबल जेनेटिक मटेरियल होगा जिस सेल के अंदर, उसी के अंदर क्या होगा, वायरस अपन डिवाइड कर पाएगा अपने जेनेटिक मटेरियल को। और जिसके अंदर उसके अकॉर्डिंग मटेरियल नहीं होगा, वहां पे डिवाइड नहीं कर पाता। तो इसलिए हम कहते हैं होस्ट स्पेसिफिक होता है वायरस। एंड रिप्रेजेंट दी ओब्लिगेट पैरासिटिज्म, ओब्लिगेट का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि वो इंटायरली डिपेंड करता है एट इवन एट जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जैसे मटेरियल है, ठीक है ना, और इसके अंदर ये सेम और है, तो वो वहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, किसी स्पेसिफिक के अंदर ही मल्टीप्लाई कर पाता है। तो इसी को हम कहते हैं कि स्पेसिफिक होस्ट पे ही वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाता है। सिंस द वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज समझते हो ना आप। हाँ जी। जैसे आपने साइकिल पढ़े हैं, ग्लाइकोलाइसिस, पढ़े हैं सभी ने साइकिल, टीसीए साइकिल, पढ़ा है जी ऐसा कुछ, पढ़ा नहीं अभी तक। अब जैसे क्या होते हैं, मतलब कोई भी मतलब जैसे हमारी बॉडी क्या करती है कि हमें कोई भी मटेरियल मिलता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। एनर्जी मेनली किसके रूप में प्रोड्यूस होती है, एटीपी के रूप में, ठीक है। तो वो बॉडी क्या करती है, जैसे उसको ग्लूकोज मिलता है, तो वो ग्लूकोज को क्या करती है मेनली, जैसे ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का ग्लूकोज होता है एक, ठीक है। तो उसको क्या करती है, मेनली तोड़ना शुरू करती है धीरे धीरे। जैसे ग्लूकोज के बाद बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ऐसे तोड़ना शुरू करती है, तो वहां से क्या होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होने शुरू होती है। तो यहाँ से मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होती है, जहां से क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं हम, तो उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। वो कह रहा है कि वायरसेस होते हैं, उनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती ऑफ देयर ओवन एंड यूटिलाइज्ड होस्ट मेटाबॉलिज्म। वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, होस्ट के मेटाबॉलिज्म, जो होस्ट एनर्जी बना रही है, जो होस्ट एटीपी बना रही है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है वायरस। एंटीबॉडीज हैव नो इफेक्ट ऑन देम, वायरसेस के ऊपर कोई भी एंटीबॉडीज अपना इफेक्ट नहीं दिखाती। जैसे हम पढ़ते हैं कि एंटीबॉडिक्स हमने टाइफाइड हो गया, टीवी हो गया, ठीक है ना, इनके लिए एंटीबॉडिक्स होती है। टाइफाइड टीवी कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं मेनली। तो मेनली एंटीबॉडिक्स होती किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए होती है, ठीक है ना। वायरसेस के लिए कोई भी एंटीबॉडिक्स नहीं होती। अजी यहाँ तक क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं आगे क्या है फिर। आगे इसकी बात आती है मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में क्या होगा कि प्लांट वायरसेस डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं। जैसे इलोंगेट्स हो गए, इलोंगेट्स में कौन से आ गए, रिजिड रॉड्स, फ्लेक्शियस रो थ्रेड्स, थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं वायरसेस, जैसे ये हो गया थ्रेड लाइक, ये हो गए रोड शेप, ठीक है। ऐसे किसी भी तरह के हो सकते हैं वायरसेस। और स्फेरिकल भी हो सकते हैं। स्फेरिकल के बाद उसके बाद आ गया सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल बेसिलस लाइक, बेसिलस मतलब रोड शेप की होगी, ठीक है ना। इन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं वायरसेस। मैनी प्लांट वायरसेस हैव स्प्लिट जीनोम। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसके लिए एक मिनट व्हाइट बोर्ड देख लेते हैं। स्प्लिट जीनोम के बारे में पहले आपको बता दूं क्या होता है। सुना है कभी ने, किसी ने स्प्लिट जीनोम के बारे में। हाँ जी। अब जैसे देखो, अब ये ध्यान रखना, ये मैं क्या बना रहा हूँ, वायरस की सेल की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। छोड़ो, इसको ऐसे बनाता हूँ, छोटा ही बनाता हूँ।
अब जैसे देखो ये हो गया, ये एक वायरस का सेल हो गया, ठीक है, और ये एक और वायरस का सेल हो गया। अब दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा साइज में, ठीक है, साइज है जो उसका डिफरेंस है। पर मैं कह रहा हूं कि दोनों वायरसेस क्या हैं, सिमिलर हैं। सिमिलर किसकी तरह है, कि उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। मतलब जो उसमें जो डीएनए या फिर जो उनका आरएनए है, वो क्या है, उनका जो सीक्वेंस है, मतलब उनसे जो प्रोटीन वगैरह बननी है वो क्या होती है, सेम सिमिलर ही बनेगी। कल मैंने आपको समझाया था ना प्रोटीन कैसे बनती है। अब जैसे मैं बात मेनली क्या करने जा रहा हूँ, जैसे इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और इसके अंदर भी इनका जेनेटिक मटेरियल है। इन दोनों का देख लो, ये जैसे ए एक हो गया, ठीक है, पहले वाले का, ये किसका हो गया, ए का। और ये किसका हो गया, नेक्स्ट वाला बी का। ये ए का और ये बी का। मैं कह रहा हूँ कि जब जैसे ये इनका जेनेटिक मटेरियल हो गया, समझ लो ये क्या था, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, और इसके अंदर भी क्या था, डीएनए। इससे सबसे पहले क्या हुई, वो सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, एमआरएनए। उसके बाद क्या बना, इसकी भी क्या हुई, ट्रांसक्रिप्शन। Translation. ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन उस मैं सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ, इससे भी क्या बना, एमआरएनए। अब क्या बात कर रहा हूँ मैं, उसके देखो, एक मिनट एक मिनट, साइज थोड़ा बड़ा बन गया। मैं मेनली साइज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि इसका साइज थोड़ा बड़ा है और इसका साइज थोड़ा छोटा है। इसमें मेनली क्या होता है, जो इसके इसके अंदर जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो सीक्वेंस है, जो इसके अंदर सीक्वेंस है उसमें क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स मेनली क्या होते हैं, इसमें इसमें क्या होंगे, मेनली न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे ना, आरएनए या डीएनए में क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड कौन से होते हैं, ATGC, यही बात की थी ना मैंने। इसमें क्या होता है, थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। तो इसमें क्या होता है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो जैसे किसी होस्ट सेल के अंदर ये गया था तो वहां से इसने उठा लिए, तो वो क्या होते हैं, वो भी इसके अंदर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं आकर। जैसे मतलब ये क्या हुआ था, मतलब होस्ट सेल के पास गया था और वहां से इसने क्या किया था, वो सीक्वेंस था जो वो उठा लिया था, पर इसका नहीं था वो अपना, उसने क्या किया था, दूसरी जगह से उठा लिया था। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो सीक्वेंस है वो भी सिमिलर है और इसमें भी सिमिलर है, बस इसमें क्या हो गया, ये जो ये वाला पार्ट है ये इसके होस्ट होस्ट से आ जाता है, क्योंकि जब होस्ट सेल में होता है कोई भी वायरस, तो वो क्या करता है, वहां पे अपने डीएनए को मल्टीप्लाई करता है, तो वहां पे ही होस्ट सेल का भी तो डीएनए होगा। तो वो क्या करता है, उसको भी कभी जब उसको पैक करना होता है कैप्सिड के अंदर, तो कभी कभी वो क्या करता है, वो होस्ट सेल का डीएनए भी उठा लेता है। तो उसने ऐसे क्या किया, होस्ट सेल के डीएनए को भी उठाकर इसी के अंदर पैक कर लिया, मतलब जैसे यहाँ पे होस्ट सेल का डीएनए आ गया। तो उसके कारण क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिप्लेट जीनोम कह देते हैं मेनली, जब उसके अंदर कोई और न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएं जो कि उससे रिलेटेड ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, सिप्लेट जीनोम। अब मेनली क्या होगा, जब इससे क्या होगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगी, तो इसकी प्रोटीन नहीं बनेगी। वो मेनली एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर इसकी मतलब उसको एलिमिनेट कर देते हैं इस पार्ट को। तो क्या होगा, प्रोटीन सिर्फ इतने हिस्से की बनेगी, जो ये वाला हिस्सा है और जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं और दोनों हिस्से की प्रोटीन क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। तो जब दोनों की प्रोटीन बनी तो सिमिलर साइज की होती है। तो इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है इनके साइज में, समझ आया या नहीं आया। सर एक बार फिर से। ओके, देखिए मैंने सबसे पहले बात क्या की थी, कि जैसे हमने दो बैक्टीरिया, दो वायरसेस ले लिए, सॉरी, दोनों में कह रहा हूँ कि वो साइज में उनके डिफरेंस है, मतलब साइज बड़ा छोटा है। पर मैं कह रहा हूँ कि दोनों वायरसेस हैं जो सिमिलर है, ठीक है ना, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सिमिलर है, मैंने ये बात की। उसके बाद फिर मैंने उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उनको बाहर निकाल के रख लिया अलग अलग।
तो मैंने क्या बताया कि जो जैसे एक में जेनेटिक मटेरियल जिसमें लंबा हो गया, वो लंबा क्यों हुआ है? क्योंकि उसने क्या किया था, जिस भी होस्ट सेल के अंदर वो गया था, वहां से उसने क्या किया था, वो जेनेटिक मटेरियल उठा लिया था, ठीक है ना, उसका होस्ट का। तो वो उसके तो किसी काम का नहीं था। तो जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी, उसके बाद जो प्रोटीन बनेगा, वो फिर वही छोटे आकार का ही बनेगा, जैसे वो उसका जो नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेन वाला था वायरसेस, उसी के साइज का मतलब वो उसका प्रोटीन बनेगा। तो मतलब क्या होता है, मतलब जो प्रोटीन बनना है मेनली, वो दोनों में सिमिलर ही बनना है, ठीक है। वो जो उसने होस्ट से मटेरियल उठाया है, वो मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब कोई एडिशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आ जाता है होस्ट के पास से किसी भी जेनेटिक मटेरियल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट, जिसका कोई यूज नहीं होता, मतलब जिससे कोई प्रोटीन वगैरह नहीं बनेगी, जिसका कोई यूज नहीं होगा, जो कोई फंक्शन नहीं दिखाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट जीनोम। मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं होगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि जैसे अगर वायरसेस अगर डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे एक वायरस ए हो गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, फिर भी वो क्या होते हैं, सिमिलर ही हो सकते हैं। सिमिलर कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जो एक वायरस है, वो कई बार क्या करता है, होस्ट से उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए वहां से उठा के ले आता है, ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है, पर उसका उसमें कोई फंक्शन नहीं होता, जो उसके वो डीएनए आरएनए भी अपने बीच में उठा के लाया। तो उस पार्ट को हमने क्या कह दिया, स्प्लिट, ठीक है। Yes, sir. Many plant viruses have split genome, that is they consist of two। वो कह रहा है कि वो दो या उसके ज्यादा उससे ज्यादा डिस्टिंक्ट न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, स्ट्रैंड्स हो सकते हैं, इनकैप्सुलेटेड इन डिफरेंट साइज पार्टिकल्स मेड अप ऑफ सेम प्रोटीन सब यूनिट। वो क्या करते हैं, सिर्फ सेम प्रोटीन सब यूनिट ही बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट में क्या होगा, सेम ही प्रोटीन बनेगा। ड्यू सम लाइक टोबैको रेटल वायरस, एक टोबैको रेटल वायरस है, एग्जांपल दिया है इन्होंने। वो क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू रोड्स, मतलब एक एक लॉन्ग शेप होगी, एक सेल होगा, जैसे एक सेल है, उसके अंदर क्या होगा, एक लॉन्ग है, और एक हमने क्या किया, वायरस छोटा बना लिया, उसके अंदर क्या है, जो शॉर्ट रोड शेप होगी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो हमने क्या किया कि उनके अंदर जो, वो कह रहे हैं कि साइज डिफरेंट है, पर वो दोनों क्या है, सेम है, टबैको रेटल वायरस ही है। कंसिस्ट ऑफ टू रोड ए लॉन्ग, एक तो होती है लॉन्ग होगी, अगर शॉर्ट होगी, वेयर अदर लाइक, और एक जैसे और एग्जांपल है, जैसे अल्फा अल्फा मोजाइक वायरस कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स। इसमें क्या होते हैं, फोर डिफरेंट साइज के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ऑल्सो मैनी आइसोमेट्रिक वायरसेस हैव टू और थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सेम साइज। मेन बात वही कर रहा हूँ जो मैंने आपको सारी बताई है, कि अलग अलग शेप के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं। तो कई बार क्या होगा, उसमें प्रोटीन का डिफरेंस होगा हल्का फुल्का, और वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर होंगे। सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है, वो होस्ट से उठकर आ जाता है उसका कंपोनेंट। मेन यही बात है स्पायरी की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है, दिस सर्फेसिस ऑफ वायरसेस कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ प्रोटीन्स। जो वायरस के जो सरफेस होती है, जैसे वायरस है, उसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स होती हैं, उनका एक खास सीक्वेंस होता है, खास नंबर होता है, which are arranged spirally in the elongated viruses and packed on the sides of polyhedral particles। अब जैसे ये क्या है, ये वायरस आपको दिखाए गए हैं, ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये वायरस, ये जो इसके ऊपर दिख रहा है ये सारा, ये क्या है, इसका प्रोटीन का कोट है सारा। मेनली इसी के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर। आप पढ़ सकते हो आराम से, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हम। उसके बाद एक बात और हो गई, रेप्टोवायरसेस जो होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एंड फ्यू स्फेरिकल वायरसेस, रेप्टोवायरसेस और कुछ स्फेरिकल वायरसेस ऐसे होते हैं, आर प्रोवाइडेड विद एन आउटर लिपोप्रोटीन इन वेल्प। अब जैसे मैंने आपको सिंपली बात की थी कि जैसे ये क्या है, ये एक वायरस है, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये एक क्या है, वायरस है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या बनाया था, जैसे इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है,
और दूसरे हमने क्या बात की थी कि इसके अंदर क्या होता है, कैप्सिड, जिसको हम क्या कहते हैं, वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। मेनली हम क्या बात करते हैं कि वायरसेस किस दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक कैप्सिड और एक जेनेटिक मटेरियल। पर कभी कभी क्या होता है, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है। ठीक है। उस वो कवरिंग किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, दो चीजों की मिलके बनी होती है। और सोचने वाली बात है कि लिपोप्रोटीन इसके पास आई कहाँ से। जैसे अब समझो, देखो जैसे ये क्या है, ये एक यूक्रियोटिक सेल है। प्लांट का सेल लगा लो या वायरस का सेल लगा लो, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, वायरस, जैसे ये एक वायरस है। ठीक है। ये वायरस क्या करता है, जब इसके अंदर एंटर करता है ना, तो एक मिनट, अच्छी तरह, जैसे वायरस क्या करता है, किसी भी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये एक यूक्रियोटिक सेल है। तो वो सेल क्या करती है, इधर से खिंच जाती है अंदर से। ठीक है। जैसे मैंने ये क्या बनाया, ये एक यूक्रियोटिक सेल है। यूक्रियोटिक का मतलब या प्लांट सेल है, या फिर ये वायरस, ओ सॉरी, एनिमल सेल है। उसके अंदर क्या होगा, जब ये वायरस है जो इसके अंदर एंटर करता है, तो क्या होता है, एंटर करने के टाइम क्या होता है, ये थोड़ी अंदर को खींच जाती है। तो उसके बाद जब वायरस इसके अंदर एंटर करेगा, तो ये जो ऊपर वाली कवरिंग थी, ये क्या होता है, ये जब अंदर एंटर करता है तो वायरस इसी के साथ अपने ऊपर ले जाता है। ठीक है। तो उसके बाद अंदर जाता है, फिर वो अपना मटेरियल वगैरह रिलीज करता है। और उसी के बाद जब वो उसको बाहर निकलना होता है उसने सेल को तोड़कर, तो फिर क्या करता है, फिर वो उसके द्वारा जो ये वॉल होती है ये ऊपर को उठ जाती है। तो ऐसे ही इसको अपने अंदर ले लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वायरस जब बाहर निकलता है, तो फिर उसके ऊपर वही कवरिंग रह जाती है हमारे सेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, लिपिड की बनी होती है मेनली वो। तो उसके कहीं प्रोटीन भी बीच में होती है। तो इसलिए उस कवरिंग को क्या कह दिया, लिपोप्रोटीन। अब आपको पता लगा कि ये लिपोप्रोटीन कवरिंग कहाँ से आई उसके पास। कि जब भी किसी होस्ट सेल के अंदर वायरस एंटर करता है और जब वो बाहर निकलता है, तो उसके ऊपर जो होस्ट सेल के अराउंड वाली कवरिंग होती है, वो उसके ऊपर इनवेल्प की तरह काम करने लगती है, उसी के ऊपर चिपक जाती है। क्लियर हुआ ये बात कि लिपोप्रोटीन की कवरिंग, थर्ड कवरिंग कैसे आ जाती है इसके ऊपर, सेकंड कवरिंग सॉरी। बोलो जी, कि दोबारा से Yes, बताऊं। लग गया ना सभी को पता कि ये कवरिंग कैसे आती है इसके ऊपर। बोलो भाई, बताऊं दोबारा से। यस सर, दोबारा से बताइए। ठीक है जी, जल्दी बोलना करो फिर। अब देखो मैंने क्या बात की, कि जैसे ये एक वायरस है। ठीक है। वायरस की मैंने क्या की बात की थी, कि जो उसके ऊपर बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं कैप्सिड, जो किसकी बनी होती है, मेनली प्रोटीन की। और इसके अंदर क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, वो डीएनए का बना होगा या फिर आरएनए का बना होगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, वो कहते हैं इसके ऊपर एक और कवरिंग आ जाती है कैप्सिड के अलावा बाहर, जिसको हम क्या कहते हैं, हमने नाम दिया लिपोप्रोटीन। ठीक है। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन का मतलब कि लिपिड प्लस प्रोटीन, ये दो चीजों से मिलकर बनती है, क्या बनती है, लिपोप्रोटीन। जो कि इसके ऊपर सेकंड कवरिंग आ जाती है वायरस के ऊपर। वो कैसे आती है, कि जैसे अब देखो, ये क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, या प्लांट सेल हो गए या वायरल सेल हो गए। इसके बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड। और इसी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ये आप बात छोड़ो, मेनली आप याद रखो कि लिपिड की बनी होती है और एक प्रोटीन की बनी होती है। तब जब कोई वायरस आता है, जैसे एक वायरस
वायरस आया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो सेल है उसके अंदर एंटर करना है। तो ये क्या करता है, मेनली ऐसे सेल को जो उसकी सेल वॉल होती है, जो भी मेम्ब्रेन होती है, उसको अंदर से भेज देता है। तो क्या करता है, जब ये एंटर करता है अंदर, तो साथ के साथ जो सेल, हमारे सेल की जो सेल वॉल होती है, प्लांट्स या एनिमल सेल की जो सेल वॉल होती है, वो उसके इर्द गिर्द लिपट जाती है। ठीक है, तो ये थर्ड कवरिंग कौन सी आ गई, लिपोप्रोटीन की आ जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब इसने बाहर निकलना है, तो फिर वही कवरिंग क्या होगी, ये बाहर को निकल जाएगी, जो सेल की कवरिंग है। ये पहले अंदर जाके क्या होती है, टूट जाती है, तभी वायरस मल्टीप्लाई कर पाता है ना अपने आप को। उसके बाद जब क्या होगा, जब फिर वायरस क्या होगा, जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा उस सेल से, तो क्या होगा, जो जो ये सेल की कवरिंग है उसको अपने इर्द गिर्द लपेट लेगा। तो फिर जब वायरस सेल से बाहर निकला, तो क्या होगा, वो कवरिंग भी उसके साथ चली जाती है। तो पहली कवरिंग तो ये हो गई थी, जिसको हमने क्या कहा था, कैप्सिड। और ये कवरिंग कौन सी हो गई, लिपोप्रोटीन की। और अंदर क्या हो गया इसके, डीएनए या आरएनए। लगा पता जी। यस सर। Yes, sir. लिपोप्रोटीन इन्वेल्प और मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन द न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब क्या है, कि जो लिपोप्रोटीन है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोकैप्सिड। एक तो कैप्सिड हो गया और एक न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो इसलिए उसने इकट्ठा करके लिख दिया न्यूक्लियोकैप्सिड। कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किसको कहा उन्हें, जेनेटिक मटेरियल को, और कवरिंग को क्या कहा, कैप्सिड, तो उसने इकट्ठा करके लिख दिया न्यूक्लियोकैप्सिड, कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सब यूनिट। क्लियर है जी सबको ये बात। अब बताइए, कोई यस बात सर। नहीं, हम यस इसके बाद और कर लेंगे, अगर किसी को नहीं क्लियर है, मुझे कोई चक्कर नहीं। चलो आगे। क्लियर है सर। यस सर। आगे बात आती है इसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर की, कि वायरस की कंपोजिशन कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि वायरस की जो इंटायर स्ट्रक्चर होती है वो उसके बारे में। ईच प्लांट वायरसेस कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ए न्यूक्लिक एसिड। हो सकता है जो भी कोई वायरस होगा उसके पास एक तो न्यूक्लिक एसिड होगा, जो क्या होता है, डीएनए होगा, या फिर क्या होगा, आरएनए होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है। और दूसरी क्या होती है, जो उसकी कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की बनी होती है। कोई भी वायरस है उसके पास ये दो चीजें होंगी, एक तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरी प्रोटीन। सम वायरसेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन साइज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, एंड सम ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ एंजाइम एंड मेम्ब्रेन लिपिड। किसी के पास क्या होता है, ये एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं और प्रोटीन हो सकते हैं। वो कहता है कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास एंजाइम्स भी होंगे और मेम्ब्रेन लिपिड भी होगी। मेम्ब्रेन लिपिड वही बात कर दी मैंने, जो मैं पीछे आपको समझा के हटा हूँ, कि सबसे पहले क्या होता कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कैप्सूल, उसके बाहर वाली कवरिंग है, उसको इसने क्या कह दिया, लिपिड, या हमने उसको पीछे नाम दिया था लिपोप्रोटीन, एक ही बात है। ठीक है, या उसके अंदर एंजाइम भी हो सकते हैं कुछ, जैसे हमारे सेल्स के अंदर होते हैं एंजाइम वगैरह। वो मेनली उसको किस लिए हेल्प करते हैं, वो मेनली उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। द न्यूक्लिक एसिड मेक अप 5 to 40% ऑफ वायरस। जो न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 5 to 40% का कंट्रीब्यूशन करता है वायरस के अंदर। प्रोटीन मेकिंग अप द रिमेनिंग। जो प्रोटीन है, जो उसकी बाहर जो न्यूक्लिक एसिड है, मैंने क्या बात की, कि जैसे ये वायरस है, इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो कितने परसेंट होता है, 5 से लेकर 40% तक हो सकता है। और जो उसकी कवरिंग है, जो प्रोटीन की बनी होती है, वो कितनी होती है, 60 से लेकर 95% तक हो सकती है। द लोअर न्यूक्लिक एसिड परसेंटेज आर फाउंड इन द इलोंगेटेड वायरसेस। जो भी लंबे लंबे वायरसेस होते हैं उसके अंदर क्या होती है, लो परसेंटेज किसकी होती है, न्यूक्लिक एसिड की लो परसेंटेज हो सकती है। क्योंकि जैसे क्या हो गया, अब ये लंबा वायरस है बहुत सारा, इसके ऊपर जो ये जो कवरिंग है, ये सारी किसकी बनी हुई है, प्रोटीन की बनी हुई है। और जो इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल, वो चाहे छोटा हो, तो मेनली किसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, प्रोटीन की। वही बात की हमने। द लोअर न्यूक्लिक एसिड परसेंटेज आर फाउंड इन द इलोंगेटेड वायरसेस, वेयर द स्फेरिकल वायरसेस। जो स्फेरिकल वायरसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जो स्फेरिकल वायरसेस होते हैं कंटेन हायर परसेंटेज किसकी होती है, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड की। दो बातें की हमने, जो इलोंगेटेड वायरसेस होंगे उनके अंदर क्या होगा, प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा होगी,
और जो स्फेरिकल वायरसेस होंगे उनके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड की अमाउंट ज्यादा होगी। द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन ऑफ डिफरेंट वायरसेस पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम, ये तो पढ़ने वाली बात है, ठीक है, सारा इसमें कुछ समझने वाला है नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या बात होगी, एक आपको डाल्टन पता होना चाहिए इसमें। जैसे अगर जैसे कोई भी हो गया, जैसे या तो जैसे वायरस की बॉडी है ना, उसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड मेनली किसके बने होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये पांच ही कंपोनेंट होते हैं। उनमें से डीएनए के अंदर तो ये चार होते हैं। और जब आरएनए की बात आती है तो थायमिन को रिप्लेस करके हम क्या लिख देते हैं, यूरेसिल की यूज कर लेते हैं। तो जब हम इनका वेट करते हैं तो वेट मेनली किस में हम काउंट करते हैं, डाल्टन में। आपने बात सुना है एटॉमिक मास, केमिस्ट्री पढ़ी है ना सभी ने? ओके। एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे आप उसका एटॉमिक मास बता सकते हो, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, इनका बता सकते हो? एक तो होता है एटॉमिक नंबर। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 14। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होगा, 14। अब कई साइंटिस्ट तो इसको लिखते हैं एटॉमिक मास, AMU, ये लिखते हैं ना। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो डाल्टन ने की थी कि इसका वेट हम ऐसे काउंट कर सकते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट इसको एटॉमिक मास के रूप में यूज करते हैं, कुछ डाल्टन के रूप में। जब भी हम किसी भी बायोलॉजिकल वर्ड में जब भी हम किसी का वेट देखते हैं तो डाल्टन में देखते हैं, क्योंकि वो किससे बने होते हैं, यही हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सभी इनसे बने होते हैं। तो इनका हम एटॉमिक मास जब काउंट करते हैं तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, वो किस में लिखते हैं, हम डाल्टन में। तो इसलिए इसका लिखा हुआ है डाल्टन में, वेट लिखा हुआ है इसका 3 मिलियन। ठीक है, ये मैंने आपको डाल्टन वर्ड समझाना था कि डाल्टन कैसे आया यहाँ पे, ये डाल्टन में कैसे वेट होता है। चलिए आगे। Yes, sir. Yes, नेक्स्ट बात आ गई, सबसे पहले हमने ओवरऑल कंपोजिशन की बात की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरल प्रोटीन। अब हम अकेले वायरल प्रोटीन, जो बाहर वाली कवरिंग होती है वायरस की, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे, इसकी जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन। वायरल प्रोटीन लाइक ऑल प्रोटीन्स, सभी प्रोटीन की तरह जो वायरल प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है, अमाइनो एसिड से ही बनी होती है। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विद इन प्रोटीन विच इज डिटेक्टेड बाय द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन दी जेनेटिक मटेरियल डिटरमाइंस द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन। अब मैं ये आपको बात समझाना चाहता हूँ, देखो कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, इसके ऊपर वाली कवरिंग है, ठीक है, वायरस की। किसकी है ये, वायरस की, जो किससे बनी होती है, प्रोटीन से। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक एसिड मेनली क्या होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। हमने क्या मान लिया कि जो हमने इसको न्यूक्लिक एसिड को बाहर निकाल लिया, ठीक है, इसके वायरस के। तो हमने इसको मान लिया कि ये है क्या है, डीएनए। तो डीएनए में क्या होगा, जब अब हमने वही बात करनी है कि डीएनए में सबसे पहले क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, एमआरएनए। फिर क्या होगी इसकी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो जो वायरस का किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सेल्स का जो डीएनए होता है, उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी कवरिंग कैसी होगी। ये जो ये बाहर वाली कवरिंग है ना, ये भी उनका सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस का मतलब क्या है, कि जैसे हमने क्या बात की, जो कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। तो प्रोटीन क्या होते हैं, अमाइनो एसिड की चेन होती है। तो अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं ना। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि इसकी सीक्वेंस कैसी है, जो ये प्रोटीन है, जो ये बाहर वाली कवरिंग है ना, ये प्रोटीन है, इसकी सीक्वेंस कैसी है। तो वो सीक्वेंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, जो उसके अंदर जो मेनली उसका जेनेटिक मटेरियल है। वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती है तो उसी के बाद प्रोटीन बनती है। वही प्रोटीन क्या होती है, जब किसी सेल के अंदर जो उसका मल्टीप्लिकेशन होती है ना जेनेटिक मटेरियल की, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी साथ साथ होती है, वहां पे प्रोटीन बनती है। तो फिर क्या होता है, जब वायरस को फिर सेल से बाहर निकलना होता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद कवरिंग फिर दोबारा से उसके ऊपर आती है। वो कवरिंग कहाँ से आई, क्योंकि उसने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन भी वहां पे परफॉर्म की थी, तभी प्रोटीन बना था। तो एक खास सीक्वेंस होगी ना उसके, क्योंकि उसके डीएनए के पास ही थी वो सीक्वेंस। हम क्या करते हैं, फिर डीएनए से ऐसे ही सीक्वेंस पता कर लेते हैं कि प्रोटीन का सीक्वेंस कैसा होगा उसके अंदर।
अब इसको देखो, दोबारा से पढ़ो। वायरल प्रोटीन्स लाइक ऑल प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, सभी अमाइनो एसिड की बनी होती हैं। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड विद इन ए प्रोटीन विच इज डायरेक्टेड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, वो किससे हम पता लगा सकते हैं? न्यूक्लियोटाइड से पता लगा सकते हैं। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोटीन का सीक्वेंस कैसा होगा, जो उसकी बाहर वाली कवरिंग है उसके ऊपर प्रोटीन का सीक्वेंस कैसा होगा। इन दी जेनेटिक मटेरियल डिटरमाइंस द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन, उसी से हम जो प्रोटीन है उसका नेचर पता कर सकते हैं, प्रोटीन पता प्रॉपर्टीज पता कर सकते हैं कि प्रोटीन कैसा बनेगा। पता लगा या नहीं लगा कि मुश्किल लग रहा है? बोलिए जी। आ रहा है। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। नो इस- सर। ठीक है। इसलिए मैंने कल करवाया था, इसलिए इसका बेसिक बेसिक। नेक्स्ट बात करते हैं हम दी प्रोटीन शेल। वो जो शेल बना होता है प्रोटीन का, बाहर वाली कवरिंग होती है, वो प्लांट वायरस इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट। वो रिपीटिंग सब यूनिट होते हैं बहुत सारे, क्योंकि अमाइनो एसिड हैं जो, वो सिर्फ मेनली नेचर में 20 टाइप्स के ही पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म की जो भी मटेरियल होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा अमाइनो एसिड तो 350 से भी ज्यादा टाइप के नेचर में। पर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने टाइप के पाए जाते हैं? 20 टाइप्स के सिर्फ। तो मेनली उनकी सिर्फ, क्योंकि इतना बड़ा वायरस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अमाइनो एसिड तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इतना बड़ा जब वायरस का स्ट्रक्चर है, तो क्या होगा मतलब इतना बड़ा जो वायरस का स्ट्रक्चर है, तो उसमें तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, तो उनकी रिपीटिंग यूनिट जरूरत होती है ना। तो इसलिए वो रिपीटिंग यूनिट के बने होते हैं। सेल जो रिपीटिंग यूनिट का बना होता है, द अमाइनो एसिड कंटेंट एंड सीक्वेंस फॉर आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट फॉर ए गिवन वायरस आर कांस्टेंट। मेनली जो इनका सीक्वेंस होता है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स का, प्रोटीन के अंदर जो बाहर वाली कवरिंग है उसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट किन के अंदर होगा? जो दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेस हैं, कोई एक वायरस जैसे कुछ और डिजीज करने वाला, दूसरा कुछ और डिजीज करने वाला, उनके अंदर डिफरेंट हो सकता है। और डिफरेंट किन के अंदर हो सकता है? उसका साइज है वो स्ट्रेन्स के अंदर। स्ट्रेन्स आप समझते हो? स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन स्ट्रेन समझते हो बात आप, कि स्ट्रेन क्या होंगी? आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना है? यस यस। सर। यस। जैसे जैसे उसका कहते हैं कि कहते हैं भी फर्स्ट वेव आ गई, सेकंड वेव आ गई, थर्ड वेव आ गई। उसका मतलब क्या होता है कि वायरस तो वो सिमिलर है, वही वायरस है, तो हमने उसका थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। जैसे सबसे ऊपर देखो आप, यहाँ पे मैं आपको वायरस बना के दिखा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि वायरस तो वो सिमिलर था, एक ही तरह का, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी सिमिलर था। उसके अंदर क्या होता है, हल्की फुल्की म्यूटेशन हो जाती है, कोई एक आधा जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो जाता है, उनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है हल्का फुल्का वो चेंज होते हैं। मतलब जो प्रोटीन की बनी हुई है जो इसके ऊपर वाली कवरिंग, वो क्या हो जाती है, हल्की फुल्की चेंज हो जाती है। तो उसी को हम स्ट्रेन वर्ड दे देते हैं कि उसी टाइप का सेम टाइप का वायरस है पर उसमें कुछ चेंजेस आ गई, तो हम उसके लिए वर्ड का यूज करते हैं स्ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दी कंटेंट्स एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड आर नोन फॉर द प्रोटीन्स ऑफ मैनी वायरसेस। बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनका हमें सीक्वेंस पता है। ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, पढ़ने वाली बात है, आपको मेनली आपको लिखने के लिए जरूरी है। चलो आगे। इस पैरे में किसी को ना कुछ समझ आया हो जितना मैंने बताया आपको? आ गया सर। नेक्स्ट बात आ जाती है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। अब नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे हमने क्या किया था कि वायरस था एक, उसके अंदर जो अंदर वाला मटेरियल है उसकी हम बात कर रहे हैं कि जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, वो क्या होता है, मतलब उसी की बात करेंगे, उसमें कंपोजिशन कैसी होगी। अब जैसे आपको ये स्ट्रक्चर बता सकते हो ये कौन सी है? फर्स्ट वाली, ये कौन सा शुगर है? इसका देखो सेकंड पोजीशन पे, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने कल आपको बताया था, क्या है सेकंड राइबो। पोजीशन? ओ एच है, तो ये कौन सी शुगर होगी? पेंटो शुगर या राइबोज। पेंटोस तो होगी क्योंकि 5 कार्बन की है ना। या इसको हम कहते हैं राइबोज शुगर। राइबोज क्यों है? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर सेकंड पोजीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, डी ऑक्सी, तो इसको हम क्या कहेंगे?
डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है, ये दोनों में यही डिफरेंस है मेनली शुगर में। और जो ओ एच मतलब राइबो शुगर किस में प्रेजेंट होती है, आरएनए में। और डीऑक्सी किस में प्रेजेंट होती है, डीएनए में। ठीक है। सर हाँ जी बोलिए। सर वो जो आपने स्टेन का बताया सर, तो वो तो डीएनए में जो वो वाला आता है ना सर, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड आरएनए सिंगल स्टैंड, वो वाला है ना सर वो। कौन सी क्या बात कर रहे हो, दोबारा से रिपीट करना। बोलो भाई। डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, ये क्या बात कर रहे हो आप, मुझे बताओ तो सही। बताओ भाई जल्दी, पता नहीं लगा मुझे। चलो ये लास्ट टॉपिक है बस, यही लास्ट, ये लास्ट स्लाइड ये शायद। बताओ जल्दी, फिर ये हम डिस्कस करते हैं। चलो छोड़ो, आगे करते हैं। इधर चला गया कहीं। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ मोस्ट प्लांट वायरसेस कंसिस्ट ऑफ आरएनए। वो कह रहा है कि ज्यादातर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस में वो आरएनए ही होता है। बट ए लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस हैव बीन शोन टू कंटेन, पर बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिसमें डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। बोथ आरएनए एंड डीएनए आर लॉन्ग chain like molecule consisting of hundreds or more, often thousands of units called nucleotides। वो कह रहा है जो आरएनए होते हैं या फिर जो डीएनए होते हैं, मैंने एक ही लिख दिया, आरएनए होते हैं डीएनए, वो चेन्स बनी होती है उनकी बहुत सारी लंबी लंबी। वो किससे बनी होती है, मेनली न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड मैंने आपको बताए थे कल कि कौन से होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिल, यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं मेनली। अब देखो आपको इधर दिख रहा है आपको ये डायग्राम, ये वाली चेन, ये देख पा रहे हो आप। इसमें देखो यहाँ पे कि जो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो इतना है। उसके बाद क्या हुआ है, इसके साथ जो सेकंड न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे आके इधर ज्वाइन हो गया है इसके साथ। ऐसे चेन बनी होती है, सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड हो गया, उसके बाद ये लास्ट वाला फोर्थ हो गया। ऐसे सभी न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करके क्या बनते हैं, एक चेन बना देते हैं डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर। डीएनए में मेनली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होंगे। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि जैसे ये एक साइड चेन बनी हुई है, ये सारी ये एक साइड चेन बनी हुई है, इसी के दूसरी साइड एक चेन और बच जाएगी। वो आपस में ज्वाइन कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो वो क्या कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो इसलिए क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब क्या बात कर रहे हैं, ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ रिंग composed called the base attached to the 5 carbon sugar, which in turn is attached to the phosphoric acid. The sugar of one nucleotide react with the phosphate of another nucleotide, which is repeated many times, thus forming the RNA और DNA। हाँ जी, समझ आया या नहीं, क्या बताऊं इसको। अब देखिए जैसे आ गया सर। मैंने बात क्या की है कि जैसे ये क्या होता है, ये सबसे पहले मैंने बात की थी कि ये पेंटोज शुगर है। सबसे पहले पेंटोज शुगर है। राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की बात छोड़ दो, सबसे पहले क्या बात करो कि ये पेंटोज शुगर है 5 कार्बन के। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक शुगर है, ये चेन बनी हुई है ना न्यूक्लियोटाइड की। इस शुगर के ऊपर क्या अटैच है, ये एक न्यूक्लियोटाइड अटैच है जिसका हमने नाम लिखा हुआ एडेनिन। और साथ में यहाँ पे क्या अटैच होता है, फोस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, 3 फोस्फेट। इन्होंने शो नहीं किए हुए पर फोस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। अब देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुगर है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फोस्फेट, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे देखो चेन बनी हुई है ना। ये देखो सबसे पहले क्या था, ये तीन एक में आ गए। कलर चेंज करते हैं। अब देखिए तीनों चीज तो एक में आ गई। कौन कौन सी,
फोस्फेट प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये तीनों देखो इकट्ठे हो गए ना ये। उसके बाद क्या, फिर ये तीनों इकट्ठे हो गए, जैसे फर्स्ट ये हो गया फोस्फेट, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, और ये क्या हो गया, ये शुगर। ऐसे तीनों जुड़े होते हैं आपस में। तो तीनों जुड़ने के बाद इनको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐसे जुड़ा होता है आगे से आगे। तो हम यही बात कर रहे हैं, ईच न्यूक्लियोटाइड, जो भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रिंग कंपाउंड। उसके अंदर रिंग कंपाउंड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस कह देते हैं, एक ही बात। नाइट्रोजन क्यों कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन बेस। वो कहाँ पे अटैच होते हैं, 5 कार्बन शुगर पे, सॉरी 5 कार्बन शुगर में अटैच होते हैं। सबसे पहले शुगर की बात की हमने कि कितने कार्बन के, 5 कार्बन, उसके साथ क्या अटैच होते हैं, नाइट्रोजन बेस अटैच होते हैं, विच इन टर्न अटैच टू दी फोस्फोरिक एसिड। उसके बाद जो शुगर है वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फोस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं। ये देखो, इस सभी में अटैच हुए हैं, यहाँ पे भी अटैच हुए हैं, यहाँ पे भी अटैच हुए हैं, यहाँ पे भी। ये सभी में क्या अटैच होते हैं, फोस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। द शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, जो एक न्यूक्लियोटाइड का शुगर है, जैसे मतलब, वो अब क्या कह रहा है कि जो ये ऊपर वाला एक न्यूक्लियोटाइड है ये सारा, इसका जो शुगर है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जो ये दूसरा शुगर था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड था, उसका जो फॉस्फेट है ये उसके साथ जुड़ जाता है आपस में, उसके साथ रिएक्ट करता है। वही कह रहा है, द शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड रिएक्ट विद द फॉस्फेट ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। वो दूसरे फॉस्फेट के साथ करता है, रिएक्ट करता है, विच इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत टाइम रिपीट हो जाती है, तो ये ऐसे चेन बन जाती है, फॉर्मिंग आरएनए और डीएनए स्ट्रैंड। पता लगा जी? अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा ये, फिर आपको पता लग जाएगा अच्छी तरह। जी सर। इन वायरल आरएनए ओनली वन ऑफ फोर बेसिस, एडेनिन हो सकते हैं बेसिस, कौन से, गुआनिन हो सकते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए के अंदर ये होते हैं ना, डीएनए में क्या होगा, यूरेसिल की जगह क्या होगा, थायमिन होगा। कैन बी अटैच टू ईच राइबोज मोलिक्यूल, वो राइबोज मोलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन हो सकता है, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। इनमें से कोई भी एक अटैच होता है किसके साथ, राइबोज शुगर के साथ। द फर्स्ट टू, जैसे कौन से, एडेनिन और गुआनिन, वो क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्यूरिन। मैंने आपको कल भी बताया था कि उनको क्या कहते हैं, प्यूरिन। इंटरेक्ट विद द अदर टू, यूरेसिल और साइटोसिन के साथ क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पायरिमिडिन। डीएनए सिमिलर टू आरएनए, डीएनए वो कह रहा है कि डीएनए है जो वो आरएनए के जैसा ही होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इसमें मेनली दो डिफरेंस देखे जाते हैं, कि जो ऑक्सीजन होती है ऑफ वन शुगर हाइड्रोक्सियल इज मिसिंग, एंड द बेस यूरेसिल इज रिप्लेस्ड बाय द बेस मिथाइल यूरेसिल, पैटर्न नॉन इन थायामिन में। वो बात क्या कर रहा है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, मेनली हाइड्रोजन, ओ एच मिस ऑक्सीजन मिसिंग हो जाती है उसमें, सिर्फ क्या होती है, हाइड्रोजन होती है। पर जो आरएनए होता है उसमें क्या होता है, ओ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है शुगर के अंदर। और दूसरा उसने डिफरेंस क्या बताया, कि जो आरएनए है उसके अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है किसके जगह पे, थायामीन की जगह पर। डीएनए के अंदर क्या होता है, थायामीन प्रेजेंट होता है किसकी जगह, यूरेसिल की जगह। ये दो डिफरेंस मेन है इसके अंदर, डीएनए और आरएनए। समझ आया जी इतना? चलो इसको छोड़ो, इसको पढ़ने का बात है, कोई चक्कर नहीं इसका। आया समझ? यस सर। चलो यस सर। अब मैं ना आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है, एक बार और क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ 5 मिनट की बात रहेगी, 5 मिनट सहन कर लो बस। जैसे मैंने आपको सिर्फ यही बातें बताना चाह रहा हूँ कि जैसे क्या होगा, एक शुगर है, शुगर, अब मैं वो उस चक्कर में नहीं पड़ रहा कि डीऑक्सी है या ऑक्सी है, मैं आपको सिर्फ सिंपल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, पेंटोस, जो भी है पेंटोस शुगर, ठीक है। इसके सेकंड पोजीशन पे अगर तो ओ एच ही प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं राइबोज शुगर।
और अगर सेकंड पोजीशन पे H प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो हमने सबसे पहले सिंपल क्या बात कर ली, शुगर की। यहाँ पे आप एक साइड शुगर लिख लो, ठीक है, वो कितने की, 5 कार्बन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोस्फेट की, फोस्फोरिक एसिड कह लो या फोस्फेट कह लो, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है मेनली, 3 नेगेटिव चार्ज होंगे। एक इसकी स्ट्रक्चर है फोस्फोरिक एसिड की। अब मैं डीएनए के कंपोनेंट, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट बता रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किस किस से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हमने शुगर बता दिया, सेकंड आपको बता दिया फोस्फोरिक एसिड। अब मैं थर्ड आपको बता रहा हूँ नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस मैंने कहा था कि वो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीयू। एक होते हैं पायरिमिडिन, इसको पी वाई लिख दिया। प्यूरिन में आ जाते हैं आगे दो टाइप के, एक होते हैं एडेनिन या होते हैं गुआनिन। पायरिमिडिन में आ जाते हैं 3 टाइप के, एक होते हैं साइटोसिन, एक थायामिन, एक यूरेसिल। डीएनए में क्या होगा, ये चारों प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, डीएनए के अंदर। पर जब आरएनए की बात आती है, ये तीनों तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, पर फोर्थ कौन सा प्रेजेंट होता है, यूरेसिल, थायमिन की जगह। इतनी बात सभी को क्लियर है, पहले ये बताओ। यस इत, सर। इतनी बात क्लियर है ना। अब अगली बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको चेन बना के दिखाता हूँ कि चेन कैसे बनती है। अब देखो, सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, मैं सबसे पहले बना रहा हूँ शुगर का। विजिबल है ना सभी को। यस सर। शुगर के ऊपर क्या अटैच हो जाता है मेनली, नाइट्रोजन बेस। ओ यार, मैंने अब इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सिंपली मैंने लिख दिया, ठीक है, नाइट्रोजन बेस। और इधर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। मेनली तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट होते हैं, पर अभी फिलहाल आप एक ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि डीएनए में लास्ट में जाकर एक ही बच जाता है ना, वो दो टूट जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो अब मैंने एक स्ट्रक्चर और बना रहा हूँ ऐसे ही। इसमें भी क्या होगा, ऐसे ही नाइट्रोजन बेस अटैच है। अब यहाँ पे जो ये इसकी 5th प्राइम पोजीशन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और एक फॉस्फेट प्रेजेंट होगा। तो ये फॉस्फेट क्या करता है, मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, ठीक है। इसकी भी क्या होगी, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम, ठीक है। अब मैंने इसकी नंबरिंग कर दी। अब क्या होता है, जो 3 प्राइम पे जो ओ एच ग्रुप होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। फॉस्फेट कौन सा, जो 5 प्राइम पे किसी और शुगर के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है ना, इसके साथ क्या करता है, ये 3rd प्राइम का ओ एच ग्रुप क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, फिर आगे देखो ये। अब यहाँ पे क्या था, ओ एच, वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा सिर्फ,
देखा आपको, कुछ समझ आया कुछ? बताइए जी। ये देखो, जैसे ये फॉस्फेट था ना, ये आपस में क्या हो गई, ये यहाँ पे अटैच हो गई। दिख रहा है ना, ये अटैच हुआ हुआ। कि एक एक तो शुगर ये है और दूसरा शुगर ये है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड ये है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। तो दोनों अटैच हो गए ना आपस में, ऐसे ही बहुत सारी लंबी चेन बन जाती है, जो कि अभी हमने इसमें देखी थी पीछे। जो कि हमने यहाँ पे देखी थी, ये देखो। ये आपको दिख रही है ना ये चेन? ये ऐसे ही बनी हुई है चेन सारी। क्लियर है जी? चलेंगे सभी? और किसी ने कुछ समझना हो बताइए। नहीं तो बहुत है आज का। सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है सर वो बनाने के लिए सर। नहीं देखो, मेरी मेरी बात सुनो। अब आप पढ़ रहे हो इसको, ठीक है? आप कंपोजिशन पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर आपको इतना नहीं पता लगेगा तो रट्टा हो जाएगा ना वो। समझ आई बात? अब मैंने ये सभी इसके बारे में लिख के दिया सिर्फ। अगर अब मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है, कौन सा शुगर कौन सा है, कौन सा शुगर कौन सा है? तो सब कुछ अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको पता तो होना चाहिए ना कि वो कहाँ पे है, कैसा सिस्टम है उसका, कैसे स्ट्रक्चर है उसकी, कहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड है। ये पता होना चाहिए ना, तभी तो हम उसको उसके बारे में याद रख पाएंगे। तो नहीं तो रट्टा हो जाएगा ना वो। फिर हमें क्या होता है, मतलब या एक ही बार पढ़ने की जरूरत होती है, अगर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना उनकी, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, फिर ऐसे ही याद हो जाती है ऑटोमेटिकली बातें। फिर ऐसे नहीं होगा कि आप एक बार करके भूल जाओगे। वो काम नहीं होता इसमें फिर। मेन यही चक्कर है स्ट्रक्चर समझाने का बस। अगर आप देखो इनको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर बना के देखनी पड़ेगी सिर्फ। ये आपको हमेशा काम आएंगी, हमेशा, ये स्ट्रक्चर्स। समझ आई बातें? ये स्ट्रक्चर तो देखो आप बना के दिखाओगे ना एग्जाम में। ज्यादा नहीं है तो बना के दिखाओगे ना, एक तो वो नाइट्रोजन बेस सभी बना के दिखाओगे। अगर आप लिख रहे हो तो अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो अगर एक तो ये जैसे शुगर हो गया, शुगर के बाद एक मैंने फॉस्फेट आपको बना के दिखाया, वो बनाओगे। उसके बाद ये आपको एक स्ट्रक्चर कौन सी दी हुई है, नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर बना के दिखाई हुई है यहाँ उन्होंने यहाँ पे। जैसे अभी इसमें क्या हो गया, ये एक नाइट्रोजन बेस है। कौन सा हो गया, ये एडेनिन है, ये उसकी स्ट्रक्चर है। ये कौन सा हो गया, साइटोसिन है, ये उसकी स्ट्रक्चर है इतनी। ये कौन सा हो गया, ग्वानिन है, ये ग्वानिन की स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये कौन सा हो गया, ये यूरेसिल है। मैंने कल आपको बना के दिखाई है सभी। यूरेसिल में क्या होगा, अगर हम यूरेसिल में क्या लगाते हैं, एक इस पोजीशन में क्या लगाते हैं, यहाँ पे CH3 लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, थायमिन बन जाता है। वही इतना फर्क था इनमें। ठीक है जी? यस सर। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, फिर आपको जो लिखा हुआ है तभी समझ आएगा ना फिर। अगर ऐसे ही पढ़ने लगे फिर तो वो समझ नहीं आएगा, फिर आपको बोरिंग बात है ये। पर अगर आप एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लोगे तो आपको आसान लगेंगे सब चीजें।